Good morning, dear student. This is our second part of the lesson, the working of institutions. This order announced a major policy decisions. तो हमने देखा है कि जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था उसमें एक अनाउंस किया है कि पॉलिसी एक डिसीजन निर्णय लिया था. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the Government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, जिनको SEBC बोला जाता है. तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था, अकॉर्डिंग टू दैट क्या हुआ था, 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज वेयर रिजर्व फॉर होम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सोशली मतलब सामाजिक दृष्टि से, एजुकेशनली मतलब शिक्षा के आधार पर बैकवर्ड क्लासेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SEBC. क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ SEBC? तो क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो SEBC इज अनदर नेम for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. सरकार द्वारा जो भी कास्ट बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं, those are known as SEBC. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes. पहले हमने देखा कि सर्विसेज में जो रिजर्वेशन था दैट वाज ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज SC and ST. नाउ a new third category called SEBC was introduced. तो बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम एक नया रिजर्वेशन अब मिलेगा किनको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को. मतलब पहले SC ST को ही मिलता था, अब SEBC को भी मिलेगा. ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वेयर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब. अब ऐसे लोग जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वही एलिजिबल होंगे ये 27% कोटा के लिए, ना SC ना ST. SC और ST का कोटा अलग रहेगा और ये SEBC का कोटा अलग रहेगा. अदर्स कुड नॉट compete for these jobs rather than SEBC, rather than SC and ST will not able to get this quota. Now next point we will understand and that is the decisions makers. मतलब इसमें हम देखेंगे कि who were the decision maker. अब ये किसने निर्णय लिया that 27% reservation will be for SEBC, because as a student we should know that who is taking this type of decision. The decision makers who decided to issue this memorandum. Clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. अब ये इतना बड़ा निर्णय किसने लिया है, जो पर्सन ने उस पर साइन किया होगा वो तो अकेला ये ले नहीं सकता है. The officer was merely implementing the instructions given by the Minister of Personal Public Grievances and Pensions of which the department was a part. अब जो ऑफिसर इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, बट जिसने बनाया, अब ये किसने बनाया, वी सॉ दैट मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट. इनके द्वारा ये कोटा, ये ऑफिस मेमोरेंडम बनाया गया था. वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. पिछले क्लासेस में 7th में 8th में आपने देखा है कि हाउ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज आर मेड, प्रिपेयर्ड, सैंक्शन इन लोकसभा, राज्यसभा बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. वो अब हम देखने वाले हैं.
प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन अ कंट्री। अब यहाँ स्टेट का मतलब होता है कंट्री। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं वो कंट्री के हेड होते हैं, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं देश के। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। आपको समझना चाहिए प्रेसिडेंट इज द हेड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं और जो हमारे पंत प्रधान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। आपको पता होगा कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उद्योग इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो ऐसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। दोज आर टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन द presence of prime minister. Means whenever there will be the meeting of cabinet minister, that time that meeting will be led by the prime minister of India. Every decisions will be passed by the guidance of prime minister of India. Next, parliament consists of the president and two houses. आपको पता है क्वेश्चन कैन कम व्हाट इज मीन बाय पार्लियामेंट। संसद बोले तो क्या, सांसद बोले तो क्या, तो यू शुड नो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब पार्लियामेंट के मेन दो हाउसेस है, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इज अ लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर होता है, मतलब लोकसभा में जो पार्टी को बहुमत होता है उस पार्टी का नेता, उस पार्टी का लीडर बोले तो प्राइम मिनिस्टर होता है। So, were all these people involved in this decision regarding the office memorandum? क्या फिर ये सभी लोग मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, these were involved for taking this type of memorandum, this type of reservation? Let us find out. चलो अब हम देखेंगे कि who were involved for taking this type of decision. This office memorandum was the culmination of a long chain of events. Here culmination एक word आपको मिला है. The meaning of culmination is result. Result इसका meaning क्या होता है? Culmination means result. This office memorandum was the culmination of a long chain of events. तो ये जो रिजल्ट आया था इस ऑफिस मेमोरेंडम का, वो एक दिन का काम नहीं था, वो एक वर्क का चयन था। हम देखेंगे कैसे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। भारत सरकार ने 1979 में एक कमीशन का गठन किया था। अब कमीशन का गठन क्यों करते हैं? व्हेनेवर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय अ कंट्री, तो उसके ऊपर अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो हम एक कमीशन बनाते हैं, जिस कमीशन के हेड जो होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। कभी कभी वो रिटायर्ड जजेस भी उस कमीशन के हेड बन जाते हैं। एंड दे टेक अ सर्वे, वो स्टडी करते हैं और फिर गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट देते हैं कि द प्रॉब्लम हाउ इट विल बी सॉल्व। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। अब 1979 में जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था कि भाई SC BC को रिजर्वेशन देना कि नहीं देना, उस कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे?
बीपी मंडल थे। क्वेश्चन कैन कम, हु वॉज द हेड ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन started in 1979? तो आंसर विल बी बीपी मंडल। Hence it was popularly called the मंडल कमीशन। इसी प्रकार से वो मंडल जो पर्सन थे, हेड थे, इसी नाम कारण इस कमीशन का भी नाम क्या पड़ा, मंडल कमीशन। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to taken for their advancement। तो ये कमीशन के लोगों ने डिसाइड किया, भारत सरकार ने बताया इस कमीशन को कि यू आइडेंटिफाई हाउ टू रिकॉग्नाइज एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। किस प्रकार से हम इनको ढूंढेंगे और उनको हम कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर आप सोचो, कुछ पॉलिसी बनाओ, ऐसा बोला गया। The commission gave its report in 1980 and made many recommendations। तो ये कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1980 में गवर्नमेंट को प्रस्तुत किया एंड मेड मेनी रिकमेंडेशंस, और अलग अलग बातें गवर्नमेंट को बोली कि इफ़ हमने ऐसी ऐसी बातें अगर की फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SCBC, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes। अब ये मंडल कमीशन का एक रिकमेंडेशन ये था कि अगर हमने सिविल सर्विसेज में, एजुकेशन में अगर 27% रिजर्वेशन डिसाइड किया, तो दिस कास्ट, दिस कैटेगरी कैन गेट अ बेस्ट एडवांटेज। The report and recommendations were discussed in the parliament। बाद में कोई भी जो कमीशन होता है, जब वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपता है, तब उसके ऊपर रूलिंग पार्टी के मेंबर और अपोजिट पार्टी के मेंबर बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देन फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है। For several years many parliamentarians and parties kept demanding the implementations of commission's recommendation। फिर क्या हुआ, for several years many parliamentarians and parties, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद, इसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद बहुत से पार्टियाँ और बहुत से सांसद जो थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमने इस कमीशन के इम्प्लीमेंट को लागू करना चाहिए। देन केम द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989। फिर बाद में 1989 के लोकसभा इलेक्शन आए। इन दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो, अब देखो एक नया वर्ड आपको मिला है, इलेक्शन मैनिफेस्टो। द मीनिंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स, एम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर से आप सुनो, द मीनिंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीव, एम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर पार्टी जब इलेक्शंस आते हैं तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर करते हैं कि भाई अगर हम सिलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए बाय द पीपल, तो हम जीतने के बाद जब हम हमारा सरकार बनाएंगे तो इस प्रकार से हम पॉलिसीज़ बनाएंगे। जैसा आपने देखा था 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी हैड रिटन इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो कि वो अगर जीतती है तो राम मंदिर बांधेंगी, कंस्ट्रक्शन चालू करेंगी, एंड जो जम्मू कश्मीर का 370 आर्टिकल है उसको हटाएगी, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा था। और आपने देखा है उनकी सरकार बनने के बाद 370 आर्टिकल हट गया, एंड द प्रॉब्लम ऑफ दैट राम जन्मभूमि फ्रॉम उत्तर प्रदेश वो भी सॉल्व हुआ है। और आप अभी देखने वाले हो आने वाले मंथ में भूमि पूजन, उस मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन होने वाला है। तो एवरी पार्टी राइटिंग समथिंग इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो।
हर पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जो बताती है कि हम अगर इलेक्ट हुए, हम अगर जीत के आए तो हम ये पॉलिसीज़, ये काम हम देश के लिए करेंगे। इन इट्स इलेक्शन manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission's report. अब 1989 में लोकसभा का इलेक्शन का प्रचार चल रहा था। उस समय लोक दल इस पार्टी ने जनता दल, नॉट लोक दल, सॉरी, द जनता दल इस पार्टी ने प्रॉमिस किया था लोगों को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर वो जीतेगा 1989 के इलेक्शन में तो इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो वो क्या करेगा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। अभी 1989 के इलेक्शन के बाद जनता दल ने क्या किया, इलेक्शन में जीता, सरकार बनाया। इस लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और जनता दल इस पार्टी के लीडर जो थे वीपी सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बने। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। बाद में इसके बाद बहुत से डेवलपमेंट जनता दल की तरफ से होने लगे। The President of India, in his addresses to the Parliament, announced the intentions of the government to implement the recommendations of Mandal Commission. अब 1989 में जब वीपी सिंह का सरकार बना तब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का संबोधन होता है, भाषण होता है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी थे उस समय उन्होंने क्या बोला था, The President of India in his addresses to the Parliament announced the intentions of the government to implement the recommendations of Mandal Commission. मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का why it is a need, इसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस्ड। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. बाद में 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट जो जनता दल का था उन्होंने डिसीजन लिया टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। मतलब जनता दल वीपी सिंह की सरकार ने 6 अगस्त 1990 को इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया। क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन, व्हेन डिड द रिकमेंडेशंस ऑफ दैट मंडल कमीशन accepted? So answer will be 6 August 1990. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of Parliament. बाद में वीपी सिंह ने अगले दिन पार्लियामेंट को इस डिसीजन के बारे में बताया, एक स्टेटमेंट दिया कि व्हाई वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस मंडल कमीशंस रिपोर्ट रिकमेंडेशंस, व्हाई देयर इज अ नीड, हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। बाद में ये जो कैबिनेट का डिसीजन था वो किसको भेजा गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मतलब जो भी निर्णय संसद में होता है उसके बाद उसको भेजा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टूक द मिनिस्टर अप्रूवल। बाद में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट के ड्राफ्टेड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर बनाया इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन, जिसमें लिखा जाता है कि दिस इज अ डिसीजंस टेकन ऑन दिस डेट बाय द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल, और बाद में मिनिस्टर लोगों का अप्रूवल लिया, मान्यता लिया। एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और एक ऑफिसर होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट उस पर साइन करता है। This was how OM means ऑफिस मेमोरेंडम, नंबर था उसका 36012/31/90,
was born on August 13, 1990. तो स्टार्टिंग में जो हमने रिकमेंडेशन देखा, वो ऑफिस मेमोरेंडम देखा, ये वही है जो ये ऑफिसर ने उस पर साइन किया. मीन्स whenever the decisions in taken in Lok Sabha, Rajya Sabha and after the sign of president, then that decision is going to the department and that officers take the date and approval of the minister, तब जाके वो एक रूल और नियम देश के लिए बन जाता है. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. तो कुछ अगले महीने तक ये बहुत ही टफ इशू रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन सम कास्ट विल बी हैप्पी एंड सम कास्ट विल बी अनहैप्पी. किसी को खुशी होगी, किसी को गम होगा. क्यों होगा? क्योंकि अब किसी को जॉब मिलने वाला था, किसी को रिजर्वेशन मिलने वाला था और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला था. तो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कुछ दिनों तक न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न चैनल्स पर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होता रहा. Newspaper and magazines were full of different views and opinions on this issue. अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग मैगजीन में अलग अलग आर्टिकल छपने लगे कि भाई was there a real need of this reservation or somewhat really a benefit of this reservation. It led to widespread protest and काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वेयर वायलेंट. अब इसका किसी ने क्या किया, बहुत ही विरोध किया, और विरोध भी इतना किया कि वो पूरा सिचुएशन वायलेंट हो गया था, मतलब हिंसा होने लगी थी. पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. मतलब ओपन कैटेगरी को अब जो जॉब का अपॉर्चुनिटी था उसमें से अब 27% रिजर्वेशन कम हो गया था. अब वो किसकी तरफ गया था? इट वेंट टू द SEBC. इसलिए अब ओपन कैटेगरी के लोग जो थे वो थोड़े गुस्से में थे कि हमारा हिस्से का 27% कम हो गया. सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटीज. एक नया वर्ड आपको मिला है, नेसेसिटेड. उसका मीनिंग आप लिख लो. व्हाट इज मीन बाय नेसेसिटेट? नेसेसिटेट उसका मीनिंग है मेक समथिंग नेसेसरी. मेक समथिंग नेसेसरी. सम फेल्ट दैट existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation. मतलब जो भी कुछ कास्ट को इनइक्वलिटी था, असमान था, उनका एजुकेशन कम था, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब था, इसलिए कुछ लोगों तो रिजर्वेशन चाहिए था. वो अच्छी बात थी. दे फेल्ट दिस वुड give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. तो कुछ लोगों के अनुसार ये अच्छा कदम था सरकार को कि भाई 27% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को अब जॉब में, सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलेगा. ये अच्छी बात थी क्योंकि ये कास्ट इकोनॉमिकल कंडीशन में, एजुकेशनल कंडीशन में और सोशल स्टेट में बहुत ही पिछड़े थे. दैट्स वाई किसी के अनुसार ये अच्छी बात थी तो किसी के अनुसार ये बुरी बात थी, खराब बात थी. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. अब किसी ने ये बोला कि भाई the people who are not belonging to the SEBC, other backward classes,
फिर उनको तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब उनको इक्वलिटी नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी, असमानता का प्रकार तैयार होने वाला है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, मतलब ओपन कैटेगरी वाले अगर ज़्यादा क्वालिफाइड है फिर भी उनको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि 27% रिजर्वेशन है वो किनको मिलेगा, SC/BC को। ओपन वाले को तो एजुकेशन होने के बाद भी नहीं मिलेगा। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपिक्वेट, एक नया वर्ड मिला है आपको, परपिट्यूएट का मतलब होता है मेक समथिंग कंटिन्यू इनडेफिनेटली। फिर से सुनो, परपिट्यूएट का मतलब होता है मेक समथिंग कंटिन्यू इनडेफिनेटली, मतलब किसी चीज़ को गलत तरीके से ही चलते रहना। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपिट्यूएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है हर्डल, हैम्पर का मतलब होता है हर्डल, हर्डल का मतलब होता है हिंदी में बाधा, बाधा डालना। हैम्पर मीन्स हर्डल और हर्डल का मीनिंग होता है बाधा डालना। तो वंस अगेन वी विल सी, सम फेल्ट दैट दिस वुड परसिक्यूट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल, तो कुछ लोगों को लगा कि इससे कास्टिज्म, जाति भेद तैयार होगा लोगों में, एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी, और जो हमारी राष्ट्रीय यूनिटी है, एकता है, उस पर बाधा आएगी, मतलब हमारी यूनिटी भंग हो सकती है ना। SC/BC का ग्रुप अलग बनेगा, ओपन कैटेगरी का अलग बनेगा, इसमें लोगों का यूनिटी चला जाएगा। इन दिस चैप्टर we won't discuss whether the decision was good or not, ये चैप्टर में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि वो डिसीजन गुड था या बैड था। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. What is our intention? We are understanding how major decisions are taken, important decision लोक सभा में, राज्य सभा में, how they are taken and implemented in the country, और किस प्रकार से ये important decision को देश में लागू किया जाता है। मतलब हमारे जो MLAs होते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हाउ दे आर वर्किंग इन लोकसभा, इन राज्यसभा और इन लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल अंडरस्टैंड हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, किसने ये डिस्प्यूट को सॉल्व किया। You know the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of governmental decision. आपको पता है whenever any government of the central or any state, जब भी भारत सरकार या कोई भी राज्य का सरकार कोई डिसीजन लेता है, कोई पॉलिसीज़ लेता है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि दिस डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग, तो गवर्नमेंट को उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये भी बोलता है कि द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ परफेक्ट, देयर विल बी नो चेंज। इस प्रकार से द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द स्टेट, और द डिसीजन taken by the state government और द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अगर डिस्प्यूट होता है निर्णय लेने में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि वी डोंट लाइक द डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि आई डोंट लाइक दिस डिसीजन, दैट डिसीजंस विल बी सॉल्व, दैट डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट्स। You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of governmental decisions. Some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts. तो कभी कभी क्या होता है, कोई संगठन होते हैं, टीचर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डॉक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो जब भी सरकार अलग अलग निर्णय लेती है अलग अलग फील्ड से, तो लोगों को अगर वो पसंद नहीं आया वो पॉलिसी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट गिविंग द डिसीजन।
They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. तो कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये 27% रिजर्वेशन, ये बीपी मंडल का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दिस केसेस टुगेदर. सभी बंच फाइल को, कंप्लेंट्स को एकत्रित किया. दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा सहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इंदिरा सहनी एक पर्सन होगा जो ये केस को लड़ रहा था, एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये दोनों के बीच का केस था. 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ साइड. 11 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो दोनों तरफ से, इंदिरा सहनी की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 11 जजेस ने ये डिसीजन सुना. बाय अ मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस in 1992 declare that this order of the government of India was valid. बाद में 1992 को निर्णय लिया गया by the Supreme Court that this decision taken by the central government of India is valid. मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैलिड है. There is a need for 27% reservation for SEBC category people. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा गाइडलाइन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके ऑर्डर में थोड़ा आप चेंज करो, बाकी एज इट इज़ रखो. इट सेड दैट It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. मतलब it said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. मतलब इससे जरिए अब SEBC को भी रिजर्वेशन मिलने वाला था, बैकवर्ड क्लास का अलग था. Accordingly to the Departments of Personnel and Training issued another office memorandum on September 8, 1993. बाद में थोड़ा चेंज करके एक अलग ऑफिस मेमोरेंडम निकाला भारत सरकार ने 8 सितंबर 1993 को. The dispute thus came to an end and दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन. इस प्रकार से ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया और तब से ये 27% रिजर्वेशन SEBC को, अदर बैकवर्ड क्लास को मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज़ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. मतलब हमको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड क्यों है, व्हाई वी हैव need for political institutions. We have seen one example of how the government works. हमने देखा कि सरकार कैसा काम करता है. Governing a country involves various such activities. देश को चलाना, सरकार चलाना मतलब अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. आपको पता है सरकार का जिम्मेदारी लोगों के लिए अलग अलग होता है. पहला क्या होता है, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीज़न को सुरक्षा प्रदान करना. मतलब बाहरी कोई अपने यहाँ आतंकवादी नहीं आ सकता, कोई बाहर का कंट्री का सोल्जर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, हमको बचाना. एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल. सभी को एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन मिले, प्राइमरी एजुकेशन मिले और सबका हेल्थ अच्छा हो, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है लोगों के प्रति. इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो दूसरा काम क्या है सरकार का, इट कलेक्ट टैक्सेस. तो सरकारें क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है. आपको पता है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सर्विस टैक्स, GST, ये अलग अलग टैक्स आपके पेरेंट्स देते हैं सरकार को.
एंड स्पेंड द मनी दस रेज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। और टैक्सेस के ज़रिए जो भी पैसा आता है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर, डिफेंस को, सैनिकों को पेमेंट देते हैं, हम अलग अलग हथियार खरीदते हैं, एरोप्लेन्स खरीदते हैं, बाद में डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, रेलवे बनाते हैं, रेलवे चलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनते हैं, सड़कें बनाई जाती है। तो ये टैक्सेस कलेक्टेड, उसका पैसा सरकार इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों पर खर्च करती है। एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। अलग अलग वेलफेयर स्कीम चलती है, आपको पता होगा। अलग अलग फार्मर्स को सब्सिडी दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, अलग अलग फार्मर्स को बाद में अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाई जाती है। Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement these decisions. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंटर गवर्नमेंट हो, they are taking the decisions, making various type of policies, doing welfare works. तो कभी कभी ये पॉलिसीज़ का, ये प्रोग्राम्स का, ये रूल्स का, ये रेगुलेशन का प्रॉब्लम होता है लोगों को, तब लोग सरकार के पॉलिसीज़ के ऊपर, सरकार के कामों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, सवाल उठाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम तैयार होता है स्टेट गवर्नमेंट और उस राज्य के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्टिकुलर राज्य के लोग, तो दिस डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय हुम। कोई तो चाहिए ना ये झगड़ा सॉल्व करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। तो सबको पता चाहिए कि हर एक का काम क्या है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इज़ इन की पोजीशंस चेंज। तो हर एक का जिम्मेदारी बनता है, जब भी प्रॉब्लम हो जाएगा उसको सॉल्व करना सरकार का जिम्मेदारी बनता है। सो टू अटेंड टू ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो देश के डेवलपमेंट के लिए, देश में जो भी प्रॉब्लम तैयार होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बाय आवर डेमोक्रेसी, बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बातें दी गई है हमारी राज्य घटना में। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे अरेंजमेंट को ही इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अब हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपको पता है? पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो एमएलएज और हमारे जो एमपीज होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, ये लोकसभा में और राज्यसभा में बैठ के देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड लेजिस्लेटर। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक A democracy works well when these institutions perform function assigned to them. तो डेमोक्रेसी अच्छा सक्सेसफुल तभी होता है जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करेंगे। अब आपको पता है विच आर द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। पहला इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव के दो प्रकार होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, एमएलए एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। दूसरा एग्जीक्यूटिव का प्रकार होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो अपनी रिटायरमेंट तक काम करता है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको सिविल सर्वेंट हम बोलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? लेजिस्लेटर, दैट इज पार्लियामेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव्स। और हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है दैट इज जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। आपको पता है फॉर होल कंट्री सुप्रीम कोर्ट इज देयर, एवरी स्टेट हाई कोर्ट इज देयर, एंड फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर देयर, एंड फॉर एवरी तालुकाज एंड एवरी तहसील तालुका कोर्ट्स आर देयर।
तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस हमारे परफेक्ट होने चाहिए। अगर हमारे लॉयर फ्रॉम द जुडिशरी, हमारे एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम द लेजिस्लेटर और हमारे एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम जो भी है, इफ़ दे विल हैव अ रॉन्ग मेथड्स ऑफ वर्किंग, इफ़ दे विल हैव करप्शंस इन देयर पर्सनैलिटी, देन हमारा देश का प्रोग्रेस नहीं होगा। दैट्स वाई वी विल अंडरस्टैंड थ्रू आउट द लेसन what is the importance of institutions like legislature, executive and judiciary. The constitutions of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institution. हर फंक्शन, हर इंस्टीट्यूशन के फंक्शन का चेकिंग गवर्नमेंट करता है। इन द एग्जाम्पल अबव we saw several such institutional at work. तो हर एक इंस्टीट्यूशन कैसे कार्य करता है, that we will observe, that we will understand. The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decisions. आपको पता होता है प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट मिनिस्ट्री जो इलेक्टेड हुआ है बाय द पीपल 5 साल के लिए, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है देश हित के लिए। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे सिविल सर्वेंट जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन where dispute between citizens and the government are finally settled. तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डिस्प्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया का डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम किसका होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है, कोर्ट का होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल। तो क्या आपको और इंस्टीट्यूशन के नाम पता है। अब लेजिस्लेटर, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये तो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा कोई और अगर इंस्टीट्यूशन होंगे तो आपने सोचना चाहिए और उसका आंसर ढूंढना चाहिए। वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। तो ये इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना ये इजी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। इंस्टीट्यूशन में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अलावा काम नहीं होता है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स, ये लीडर के हैंड्स को बढ़ाता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज़ एंड रूटीन्स। तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, मीटिंग्स होता है, कमिटीज़ बनती है और रूटीन होता है, उनका पर्टिकुलर एक टाइम होता है काम करने का। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी निर्णय लेने में देर होती है, कभी कभी कोई चीज़ का कॉम्प्लिकेशन तैयार हो सकता है। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब कभी कभी हमको प्रॉब्लम होता है, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं हम कि अरे यार आई एम नॉट गेटिंग द कंक्लूजन हाउ टू टेक द डिसीजंस। One might feel that it is much better to have one person take all decisions without any rules or procedures and meeting. किसी किसी को लगता है कि भाई विदाउट मीटिंग, विदाउट डिसीजंस हम डायरेक्ट कोई निर्णय ले लें, बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, जल्दी जल्दी निर्णय नहीं लिए जाते, बिकॉज जल्दी निर्णय रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में फर्स्ट पॉलिसी इज मेड इन अ लोकसभा, देन इट इज डिस्कस्ड इन राज्यसभा, देन आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम अ लॉ ऑफ द कंट्री। बट that is not the spirit of democracy. Some of the delays and complications introduced by institutions are very useful. कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन या निर्णय लेने में देरी होती है, बट वो अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर हम सोच समझकर कुछ निर्णय लेते हैं तो वो अच्छा होता है। They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision. जब निर्णय लेने में देर होती है तो उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तब जाके निर्णय लिए जाते हैं।
institutions make it difficult to have a good decision taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. मतलब डिसीजन लेने में थोड़ी हमको देरी हो सकती है, बट हम बैड डिसीजन लेने से बच सकते हैं. पछतावा होने से अच्छा है कि हम ऐसा निर्णय लें जिसको समय लगे बट सोच समझ कर लिया जाए. दैट इज़ व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन. इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास रखता है. इसीलिए हमारे कंट्री में निर्णय जो होते हैं वो सबके डिस्कस करने के बाद ही लिए जाता है. जो डिक्टेटर कंट्री होते हैं, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होता है, जहाँ मिलिट्री पावर होता है, जहाँ मोनार्शियल पावर मतलब राजा का पावर होता है, वहाँ निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है. बट डेमोक्रेसी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो सभी को साथ में लेकर निर्णय लेने पड़ते हैं. So dear student, this was all about the lesson working of institutions part 2. Remaining part of this lesson we will continue in our third part. Till then, goodbye.